नमस्ते। मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS 360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर निदेशक भर्ती परीक्षा 2026 की, जो कि हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। करंटली हमारे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट अपलोड की गई है, DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों ही आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के और टेक्निकल पेपर के बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और उसमें हम टू द पॉइंट लेक्चर्स में जो कि एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनके पैटर्न पे हम तैयारी कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जो कि आता है आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। और सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देखिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, इसके प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों के एग्जांपल्स। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, SJF, इसको शॉर्ट में बोला जाता है SJF। जब मैं बात करता हूँ SJF की, तो ये एक तरह की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली जो प्रोसेस होती है, एक सीपीयू के पास जब कहीं एक से ज्यादा प्रोसेस होती है तो वो उनको शेड्यूल करता है बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। तो ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा कि मैंने वहां सीपीयू शेड्यूलिंग बता रखी। बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो बीच में उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई प्रोसेस हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो भले दूसरी प्रोसेस आ जाए, भले वो कितनी इंपॉर्टेंट हो, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। और जो प्रिमिटिव होती है उसमें क्या होता है कि उसमें इंटरप्शन पॉसिबल है। अगर कोई प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाती है, तो उस प्रोसेस जो चल रही है उसको पॉज करके, उसको वेटिंग क्यू में डाल के, जो प्रोसेस आई है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाए। तो आज हम इसके दोनों टाइप पढ़ने वाले हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। एसजेएफ के लिए हम देख लेते हैं। एसजेएफ है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये लाइन मैंने इसलिए डाली है, ये टू द पॉइंट आपके नोट से बहुत सी बार उसका एग्जांपल ना पूछकर एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का वेटिंग टाइम सबसे कम होता है। सीधा क्वेश्चन आता है, और उसमें जब बेसिक तैयारी हमने नहीं की होती तो हम इसका जो सीधा आंसर है वो हम नहीं कर पाते। तो ये लाइन याद रखने लायक है, एसजेएफ है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मे और बी प्रीएम्प्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीएम्प्टिव हो भी सकती है और प्रीएम्प्टिव नहीं भी हो सकती, मतलब इसकी दोनों टाइप होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। एग्जाम्पल फर्स्ट में, ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं नॉन प्रीएम्प्टिव का। ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ से आपका ये एग्जाम्पल है। बेसिकली एग्जाम्पल ही दिया जाता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है हमें, प्रोसेस और अराइवल टाइम और बस टाइम हमें दिया हुआ रहता है। अराइवल टाइम क्या होता है, बस टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया हुआ है कि इन डिटेल में हमने बात की हुई कि जो अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी क्यू में आती है। बस टाइम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए लगने वाला समय, वो होता है उसका बस टाइम। और कंप्लीशन टाइम जितने समय में प्रोसेसर उस सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है, कंप्लीट कर देता है, वो होता है उसका कंप्लीशन टाइम। इसके अलावा हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। हमें दिए हुए रहते हैं अराइवल टाइम दिया रहता है, बस टाइम दिया हुआ रहता है और कंप्लीशन टाइम दिया हुआ रहता है, और हमें निकालना होता है उसमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, उसका एवरेज दिया हुआ रहता है ऑप्शंस में। तो हम फर्स्ट इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन प्रीएम्प्टिव से आया है। नॉन प्रीएम्प्टिव से, नॉन प्रीएम्प्टिव से इसका मतलब ये है कि इसमें हम कोई भी प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोई प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए। जब P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो P1 पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही कोई और प्रोसेस आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं हमें 4 प्रोसेस ली हुई है, P1, P2, P3, P4। यहाँ पे हमें अराइवल टाइम जैसे अराइवल टाइम हमें नहीं दिया गया, इसका मतलब कि जब अराइवल टाइम नहीं दिया गया है तो सबका अराइवल टाइम क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, कि ये सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी क्यू में सेम टाइम पे आ गई थी। अराइवल टाइम जब हमें नहीं दिया होता है तो उसका बाय डिफॉल्ट अराइवल टाइम हम 0 कंसीडर करते हैं। फिर हमें दिया गया है बस टाइम। बस टाइम प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगने वाला है, तो P1 को 6 ms लगने वाला है, माइक्रोसेकंड लगने वाला है, P2 को 10 माइक्रोसेकंड लगने वाला है, P3 को 4 और P4 को 6। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा
कि हमने FCFS के बारे में पढ़ा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आएगी उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। FCFS में क्या होता है, जिसे जो जो प्रोसेस आ रही है उस प्रोसेस को पहले पहले एग्जीक्यूट करते रहते हैं। कोई भी उसमें अलग से कोई चीज देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे ऑर्डर होता है, जैसा सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, जैसे अगर आप सैलून की बात करें तो सैलून में क्या होता है, जैसे जैसे जो पहले आएगा उसका नंबर लगता रहता है। और ऐसे पानी पूरी वाले के यहाँ भी एग्जांपल लेते हैं, जो पहले जाता है उसको पहले लाइन में लगा दिया जाता है कि भाई पहले आपका नंबर आएगा, फिर सेकंड आपका नंबर आएगा, थर्ड आपका नंबर आएगा। तो जैसे जैसे जो अराइव होता है वैसे वैसे उस ऑर्डर से हम उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो ये बात की मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, आप जाके चेक करें। आज हम बात करें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बेसिकली देखा जाए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसके नाम से हम समझ पा रहे हैं कि जिसका काम सबसे छोटा है, जिसका काम सबसे कम होगा उसको हम पहले करेंगे। जैसे अगर यूं समझे, जैसे कोई जैसे अगर कोई मिस्त्री है, कोई रिपेयर करने वाला, कुछ इक्विपमेंट रिपेयर करने वाला, उसके यहाँ पे लाइन लगी हुई है, वो क्या कहता है कि जिसका काम सबसे कम हो पहले वो निपटा देता हूं मैं। तो जैसे किसी का अगर 2 मिनट का काम है तो वो पहले उसको करेगा, भले वो बाद में आया हो, लेट आया हो, पर अगर उसका काम छोटा है, उसकी जॉब कम टाइम की है, तो वो उसको पहले फ्री कर देगा। ठीक है, तो इसमें सीपीयू बेसिकली उन प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करता है जिनका बर्स्ट टाइम कम होता है। किसी का टाइम कंप्लीट होने का टाइम कम ज्यादा है, वो किससे देखेंगे, बर्स्ट टाइम से देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। P1 P2 P3 P4 सबका अराइवल टाइम सेम है, 0 है। अब हम देखते हैं कि बस टाइम सबसे कम किसका है। बस टाइम यहाँ पे देखिए सबसे कम है P3 का। P3 का कितना बस टाइम है, 4। तो कल मैंने बात करी थी गैंट चार्ट की, तो हम गैंट चार्ट बनाएंगे सबसे पहले। इस तरह से कोई गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, गैंट चार्ट पर देखते हैं सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी, P। कौन सी प्रोसेस आएगी, P3। क्यों, क्योंकि इसका बस टाइम सबसे कम है। और अगर रही बात अराइवल टाइम की, तो अराइवल टाइम सबके सेम, इसलिए अराइवल टाइम का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। P3 स्टार्ट हो रहा है ये 0 से, और P3 को टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में, 4। ठीक है, नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट में बात करूं कि इसको मैं यहाँ पर गेम चार्ट को भी यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस होने के लिए आया होगा P3, क्योंकि इसका जो बस टाइम सबसे कम है, बस टाइम इसका 4 है। इसमें 0 माइक्रोसेकंड से लेके 4 माइक्रोसेकंड तक सीपीयू किसका प्रोसेस करेगा, P3 को करेगा। अब P3 होने के बाद P1 P2 P4 4 सेकंड के अंदर, जो 4 माइक्रोसेकंड यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए वेटिंग क्यू में आ जाए। तो देखो 0 से 4 में जो 6 है P1 है वो भी नहीं है, अराइवल टाइम सबका 0 है, तो इट्स मीन अराइवल टाइम यहाँ पे इफेक्ट नहीं करे। अब जो बची हुई है उसमें हम क्या देखेंगे, 4 हो गया। अब जो बचे हुए हैं उसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सी जॉब है वो छोटी है। तो कंपेयर करें 6, 10 और 6, P1 P2 और P4 चारों तीनों में से सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है। तो हम जैसे देखें P1 और P4 दोनों सेम टाइमिंग, तो हम पहले जो फर्स्ट, जब अगर ऐसी कंडीशन हो जब दो का बस टाइम सेम हो, तो हम वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चारों सेम आइए, फिर भी हम क्या लेंगे, P1 लेंगे। P1 का कितने का टाइम है, 6 सेकंड का, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10। देन इसके बाद कौन सी आएगी, P4। ऑब्वियसली P2 और P4 में किसका बस टाइम कम है, P4 का। P4 इसको कितना टाइम लगेगा, 10 + 6 16, और लास्ट P2 को कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 10 टाइम लगेगा, तो 16 + 10 26। तो यहाँ गैंट चार्ट की मदद से हम कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट बना है, जिससे हम कंप्लीशन टाइम बनाएंगे। कंप्लीशन टाइम बनाने के लिए इस टेबल को ही आगे हम कवर करेंगे। कंप्लीशन टाइम हम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम की बात करें, सबसे पहले देखते हैं P1 का। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना आएगा, 10। कितना है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा,
10 मिनट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर बात करते हैं P2 की। P2 को कितना टाइम लगा? 26 माइक्रोसेकंड। यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 26। P3 को कितना टाइम लगा? 4 माइक्रोसेकंड। P4 को कितना लगा? 6 मिनट। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीशन टाइम की बात करी। अब जब हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की, तो टर्न अराउंड टाइम क्या करता है? टर्न अराउंड टाइम आपका जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जो कंप्लीशन टाइम देता है उसमें से अराइवल टाइम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अराइवल टाइम सबका क्या है? 0। तो जब हम कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम के लिए 10 माइनस 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10, 26 माइनस 0 26, 4 माइनस 0 4 और 16 माइनस 0 16। तो टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम जो हम निकालते हैं, वेटिंग टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टीएटी माइनस टर्न अराउंड टाइम में से अगर बीटी का हम माइनस निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? वेटिंग टाइम। तो जैसे देखिए इसका टर्न अराउंड टाइम है 10 और वेटिंग टाइम, इसका वेटिंग बर्स्ट टाइम है 6। तो 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, 26 माइनस 10 16, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 6 10। तो यहाँ पे हमने निकाल लिए टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, और गैंट चार्ट की मदद से उसका कंप्लीशन टाइम हमने निकाला। अब जो एग्जाम में हमें पूछता है बेसिकली वो पूछता है हमें, एग्जाम में हमें दो चीज पूछी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग। हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल ली, तो इनका एवरेज निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एवरेज कैसे निकलेगा? 10 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना हुआ? 16 4 10 और 16 4 20, 20 और 10 20, 30 और 26 56 डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है, इसमें 14 कितना आया? 14। ठीक है, अब हम वेटिंग टाइम की बात करते हैं एवरेज। तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16 प्लस 10, तो कितना हुआ? 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.2। तो ये हमें ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, इसमें से हमें हमारा सही आंसर चूज करना है। तो इसका अगर पूछे कि निम्न के लिए इस प्रोसेस के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग करने के बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा, ऑप्शन जैसे दिए हुए 10 12 14 और 16, तो उसका आंसर हो जाएगा 14। और वही पूछे कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना रहेगा, तो उसके ऑप्शन दिए हुए जैसे 5 6.2 7.2 8, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 7.2। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव का एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें सबका अराइवल टाइम 0 है। आई होप आपको ये एग्जांपल इजीली समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी नॉन प्रीएम्प्टिव का है, और पर वहां पे क्या लिए हुए हैं? अराइवल टाइम दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल 2 एक बार में किस तरह से क्वेश्चन आता है देख लीजिए। इन द प्रीवियस एग्जांपल, पिछले एग्जांपल में उन्होंने दिखा वी हैड अज्यूम्ड दैट ऑल प्रोसेस हैड अराइवल टाइम इज 0। यहाँ पे भी इसकी बात की गई है, अराइवल टाइम हमें दिया गया है 0 4 4 8। इट्स मीन जब सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसके कुछ समय बाद से 0 से लेके 4 माइक्रोसेकंड 8 माइक्रोसेकंड तक प्रोसेस एक साथ नहीं आती, अलग अलग करके आती है। तो यहाँ पे हमें अराइवल टाइम भी दिया हुआ है। अब जैसे हम हर एग्जांपल में दिखाते हैं, हमें सबसे पहले से क्या बनाना है? एक गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बनाओगे तो इससे कि आपका कंप्लीशन टाइम इजीली निकल जाएगा। जब मैं गैंट चार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एसजेएफ की बात करें, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। पर इसमें अराइवल टाइम क्या फैक्टर रखता है कि अराइवल टाइम से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने को गई। तो सबसे पहले P1 है। अगर जैसे हम यहाँ सोचेंगे जो छोटी जॉब है, छोटी जॉब जैसे P4 है, तो P4 का तो बस टाइम 3 है, तो हमें पहले P3 एग्जीक्यूट करनी चाहिए। नहीं,
अब वो अराइव हुई ही नहीं है, वो प्रोसेस आई ही नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जो पहले एग्जीक्यूट होने के लिए आई है, हम पहले उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होने के लिए आई है P1, P1 एग्जीक्यूट होने के लिए आई। और चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव का हिसाब हो, इसका एग्जांपल है नॉन प्रीएम्प्टिव का, इसका मतलब यहाँ पे हमें बीच में प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन पूरा होगा उसके बाद ही कोई नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी। तो P1 पूरी कंप्लीट होगी, बीच में इंटरप्ट नहीं हो। P1 कंप्लीट हुई, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 6, P1 का बर्स्ट टाइम 6 है। फिर हम बात करते हैं, अब जब 0 से 6 तक प्रोसेस हो रही थी, तब हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आई। तो केवल हम 6 तक देखेंगे। देखो क्या P4 आया, क्या नहीं आया। P4 8 है, अराइवल टाइम इसका 8 है। इट्स मीन 0 से 6 के बीच में 8 अराइवल टाइम नहीं आया, P4 नहीं आई। कौन कौन सी प्रोसेस है, P2 और P3 है। जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आई, P2 और P3। अब हमें चूज करना है P2 और P3 में से पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम चूज करेंगे SJF से, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। P2 और P3 में हम देखें, P2 का बर्स्ट टाइम है 10 और P3 का है 4। इन दोनों में से कम किसका टाइम है, P3 का। हम सबसे पहले P2 और P3 में किसका एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव का एग्जांपल है, इसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे। P3 का बस टाइम हो गया 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10। ठीक है, अब 10 आ गई प्रोसेस अपने पास एग्जीक्यूट होने के लिए। कौन कौन सी प्रोसेस आ गई वेटिंग क्यू में, P2 भी है और P4 भी। P1 और P3 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब हमारे पास कौन से P2 और P4। P2 पहले आ गई थी और P4 ये भी, जैसे इसका जो प्रोसेसिंग का टाइम 10 हुआ तो 8 इसका टाइम है, तो P4 भी एग्जीक्यूट होने के लिए आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे P2 और P4। P2 और P4 में कम कौन है, P4 का बर्स्ट टाइम कम है। तो P4 का बर्स्ट टाइम कम है, इसलिए हम पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे P4 को। P4 का कितना एग्जीक्यूट टाइम है 3, तो ये हो गया 13। और देन तो लास्ट बची P2 का कितना है 10, उसका कितना हो गया 23। ठीक है, P1 का 6 हो गया, 6 के बाद 10 हो गया, और ऐसे हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गई। गैंट चार्ट की मदद से हम कंप्लीशन टाइम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलम बनाएंगे कंप्लीशन टाइम हम P1 का देखें तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 6। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 23। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 30। और P4 का कंप्लीशन P3 का 10 है और P4 का 30। ठीक है, तो गैंट चार्ट की मदद से हमने कंप्लीशन टाइम इसके डिनोट कर दिया। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम में बात करें और उसके बाद वेटिंग टाइम। आपको अभी तक याद हो गया होगा कि टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना है 6, अराइवल टाइम कितना है 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 6 हो गया। प्रोसेस 2 के लिए P2 के लिए कंप्लीशन टाइम है 23, अराइवल टाइम है 4, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 19। फिर P3 की बात करें तो P3 का कंप्लीशन टाइम 10 और अराइवल टाइम है 4, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, सॉरी टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 6 हो गया। इसका कंप्लीशन टाइम है 30 और अराइवल टाइम है 8, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 30 - 8 5। आई होप आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना याद हो गया हो और आप इजीली निकाल पाए हो। वेटिंग टाइम की हम बात करें तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। जो टर्न अराउंड टाइम आपके पास है उसमें से आप इसको माइनस कर दो, बर्स्ट टाइम को माइनस कर दो। तो हम बर्स्ट टाइम को जिससे माइनस करते हैं तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कितना 6 है और बर्स्ट टाइम कितना है हमारे पास 6, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया 0। P1 के लिए वेटिंग टाइम कितना हो गया 0। टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है 19 है, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 10, तो वेटिंग टाइम कितना हो गया 9 ms। और P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम 6 है और बर्स्ट टाइम 4 है, तो हमारा इसका
जो वेटिंग टाइम वो कितना हो गया, 2 हो गया। टर्न अराउंड टाइम 5 है और बस टाइम 3 है, तो भी इसका भी वेटिंग टाइम कितना हो गया, 2। तो हमने जो टेबल दी हुई थी उसका गैंट चार्ट बनाया, गैंट चार्ट से हमने कंप्लीशन टाइम, फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमने निकाल दी। अब वही जो हमने एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम की मैं बात करूं तो टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, 6 + 19 + 6 + 5, तो ये कितना होगा, 6 + 19 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हुआ, 9। कितना हुआ, 9। और हम वेटिंग टाइम की बात करें, वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए कितना हुआ, 0 + 9 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13/4, तो कितना हुआ 3.2 3.25 हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम भी आ गया और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम दोनों ही आ गए। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है और वो पूछेगा कि निम्न इसके लिए शिपी शेड्यूलिंग एसजेएफ नॉन प्रिमिटिव के लिए इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा। तो फिर उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन से हमें ये आंसर निकालने, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट कर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अभी तक हमने बात करी नॉन प्रीएम्प्टिव, इसका मतलब था कि वहां पे प्रोसेस को हमने देखा कि प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट नहीं किया गया। अब जब हम बात कर रहे हैं तो प्रीएम्प्टिव की बात करें, प्रीएम्प्टिव में प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट किया जा सकता है। अगर कोई प्रोसेस आई है और उसका जो जॉब टाइम है वो कम है, बस टाइम उसका कम है, तो बीच जो प्रोसेस चल रही है उसको बीच में इंटरप्ट किया जा सकेगा, यही कह रहा है आपका प्रीएम्प्टिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसआरटीएफ भी बोलते हैं ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टास्क फर्स्ट। ठीक है, और लेटेस्ट बहुत सी बार कंफ्यूजन के लिए एसजीएफ की जगह एसआरटीएफ भी दे दिया जाता है। तो एसआरटीएफ का मतलब होता है प्रीएम्प्टिव एसजीएफ। तो आपको लगानी एसजीएफ की होती है बट प्रीएम्प्टिव में लगानी होती है, तो कई बार कंफ्यूजन के लिए प्रीएम्प्टिव एसजीएफ की जगह दे दिया जाता है एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टास्क फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रॉ ए गैंट चार्ट। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस ये करनी है कि सबसे पहले टेबल आती है, हमें क्या क्रिएट करना है, गैंट चार्ट क्रिएट करना है। गैंट चार्ट हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट हम देखते हैं, प्रोसेस P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेस दी हुई है। अराइवल टाइम हमें दिया हुआ है 0 4 4 8 10, बस टाइम हमें दिया हुआ है। बस एक चीज का ध्यान रखनी है कि ये प्रीएम्प्टिव है, इसका मतलब बीच में जो भी प्रोसेस होगी उसको हम इंटरप्ट कर पाएंगे। अराइवल टाइम सबसे पहले किसका, P1 का, तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आ जाएगी, P1 आ जाएगी। P1 कितने पे, 0 पे। ठीक है, सीपीयू का बस टाइम कितना है, 8 है। कितना है, 8, मतलब 0 से 8 तक प्रोसेस चलेगी, जब जाके P1 प्रोसेस कंप्लीट होगी। पर एक चीज देखने लायक है कि 0 से 8 में P2 भी प्रोसेस होने के लिए आ जाएगा और P3 भी प्रोसेस होने के लिए आ जाएगा। ऐसा समझे कि P1 का हेयर कट होने में 8 मिनट लगने वाला है, तो चौथे मिनट पे P2 और P3 दोनों आ गए। भाई जब स्टार्ट हुआ हेयर कट करना 0 से लेके 8 तक, तो उसी बीच क्या हुआ कि आधी प्रोसेस के बीच में 2 जने और आ गए, P2 और P3 2 जने और आ गए प्रोसेस के लिए। अब क्या है, अब चूंकि प्रीएम्प्टिव है, P1 को बीच में उठाया जा सकता है कि भाई आप अभी रुकिए थोड़ी देर, आपको इंटरप्ट किया जा रहा है, इंटरप्ट किया जा सकता है, इसलिए प्रीएम्प्टिव है। तो P1 पूरी कंप्लीट नहीं होगी, ये सीपीयू में इसका बस टाइम कितना, 8 है, P2 और P3 है, इसको कंपेयर करेंगे हम P2 और P3 से। अभी बस टाइम किसका कम है, P3 का कम है, P3 का माना 4 का है ना, तो P1 कितनी आएगी, 4 तक आएगी। मतलब उसका जो बस टाइम 8 था, उसको जो 8 मिनट लगने वाले थे एग्जीक्यूट होने में, उससे उसको केवल 4 मिनट ही एग्जीक्यूट करवाया और उसको कहा आप थोड़ी देर और वेट करिए, आप उठिए यहाँ से, आपको थोड़ा और वेट करना। अब इसको बैठाया, P3 को बैठाया, क्यों, क्योंकि P3 का काम P1 से बचे हुए काम से कम था। ठीक है, अब P3 का काम कितना देर का है, 3 मिनट का है ना, 3 मिनट से, तो 4 से 3 कितना हो गया, 7 हो गए। अभी 7 में क्या P4 आया, क्या नहीं आना, P4 नहीं आया तो, क्योंकि P4 तो 10 पे आएगा, 10वें मिनट में आएगा। तो 7 में कौन कौन से हैं, 7 में P1 तो पहले वेट कर ही रहा है,
P1 इज वेटिंग, ठीक है, और P2 और P3 में से P3 एग्जीक्यूट हो गया, बचा कौन आपका P2 बचा। P2 भी वेटिंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जब इसका कंपैरिजन किया तो उसका बस से ज्यादा था। तो अब हमें क्या चीज देखेंगे, P1 का काम कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, और P2 का काम कितना है, 10। तो P1 और P2 में वापस कंपैरिजन हुआ कि भैया P1 आपका कितनी देर का काम बचा हुआ है, तो P1 ने कहा अभी मेरा तो 4 मिनट का काम और बचा हुआ है। P2 का भैया आपका कितनी देर का काम है, उसने कहा मेरा 10 मिनट का काम है। तो उसने कहा P2 का भी आप बैठो, आपका बड़ा काम है, पहले का जो है और ये वेट भी कर रहे हैं तो इनको हम पहले फ्री कर देते हैं। तो वापस यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट होगा। P1 कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक उसका बचा हुआ काम ना आ जाए। तो उसका बचा हुआ काम कितना है, 11 मिनट का। तो वो अपना पूरा 4 मिनट लेंगे, 11 पे वो अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन आए, अब P2 वेट कर रहा है और एक P4 भी अब आ गया। क्यों, क्योंकि 11 के बीच में क्या हुआ, 10वें पे P4 आ गया। तो अब P4 आया तो अब कंपैरिजन किसमें हुआ, अब कंपैरिजन हुआ P2 और P4। P2 और P4 में कंपैरिजन हुआ। P2 से पूछा भैया आपका कितनी देर का काम है, कि 10 मिनट का। P4 से पूछा आपका कितनी देर का काम, मेरे तो 4 मिनट का काम है। तो उसने कहा भैया P2 आप थोड़ा और वेट कर लो क्योंकि आपका काम तो बहुत बड़ा है। अभी जो P4 आए हैं, P4 का काम तो 4 ही मिनट का है। तो इन्होंने क्या करा, P4 को एग्जीक्यूट करा, कब तक, जब तक P4 कंप्लीट नहीं होगा, P4 का 4 तो 11 + 4 15, और लास्ट में क्या बचा, फिर P2 बचा। P2 होगा भैया हम कोई नहीं बचा, अब आप ही बचो, आपका काम बड़ा था इसलिए अपन ने आराम से करा। तो P2 का काम 10 मिनट्स का था, तो 15 + 10 कितना हुए, 25, कितना हुए 25। तो ये बना इसका गैंट चार्ट। आई होप आपको वो काफी इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में आया। अब हम इसका गैंट चार्ट से हम क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हमने निकाला, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, कितना है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 25। एक और चीज है, P1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम 4 नहीं लिखेंगे जब P1 टोटली कंप्लीट हो गया, ठीक है। ब्रेकेट में ये चीज अक्सर रह जाती है कि हम एक को कई बार लिखते हैं, जैसे P1 भी यहाँ 2 बार आया है, और ये P2 ये तो 1 बार आया, और P1 2 बार आया, तो फिर लास्ट वाला P1 है, जब P1 का काम टोटली फिनिश हो गया, वो आप टाइम कंप्लीशन टाइम में देखेंगे। अब बात है P3 की, P3 कब कंप्लीट हो गया था, 7 पे कंप्लीट हो गया था, और जो P4 है वो कब कंप्लीट हुआ, 15 पे। तो हमने यहाँ पे कंप्लीशन टाइम भी गैंट चार्ट की मदद से बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्न अराउंड में। टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम, फिर वही चीज पूछूंगा मैं आपसे, टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, CT माइनस ET। कंप्लीशन टाइम है 11, अराइवल टाइम है 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 11 ही हो गया। 11 - 0 हो गया ना। P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम 25 - 4 कितना होगा, 21। P3 के लिए 7 - 4 3, और P4 के लिए 15 - 9 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो आपको टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं लास्ट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सबके लिए एक ही है। तो जितनी आपकी स्पीड बेस की प्रैक्टिस रहेगी उतना आप विद इन 1 मिनट आप ये पूरी टेबल बना के और इसका डिजायरेबल आउटपुट आप जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। वेटिंग टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 11 - 10 कितना हो गया आपके 3, 21 - 10 11, 3 - 3 0, 5 - 4 1। तो हमने क्या निकाल लिया, वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में हमें पूछा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। हमने फिर टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम दोनों निकाल लिए। अब एवरेज इसका निकालेंगे फटाफट। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कितना हुआ, 11 और 21 कितने आपके 32 + 3
35 for 5 40 40 डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेस आपकी 4, तो इसका जो एवरेज टर्नअराउंड टाइम आया वो कितना है 10। वेटिंग टाइम 3 + 11 14 14 + 1 15 15 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 4 3 12 और ठीक है समथिंग ये 3.7 का है। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 10 हो गया और ये कितना हो गया 3.75 एवरेज वेटिंग टाइम। तो ऑप्शन में इंक्रीज आती थी आपको पूछा जाए कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, तो वहां पे ऑप्शन जहां पे 10 लिखा हो उसको आंख बंद करके राइट करिए और जहां पे वेटिंग टाइम लिखा है वहां पे 3.75 आंख बंद करके आप सीधा टिक करिए। और इससे आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं इनको मैं इजी इसलिए कहूंगा क्योंकि इनकी एक प्रोसेस है, आपको कुछ याद रखना नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है और ये प्रोसेस है आपको सीधा एग्जाम में नंबर देना। आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल से शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट के प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में जहाँ पे अराइवल टाइम सबका सेम 0 हो और अराइवल टाइम हमें अलग अलग दिया होगा उसका एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी और आई होप आपको समझ में आए हो। जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उनको आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और चैनल को और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए चैनल प्लेलिस्ट को। और आपके जो अगस्त माह में एग्जाम होने वाले हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, उसकी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके अंदर इसकी तैयारी हम जितना पहले से शुरू कर देंगे उतना हमारे लिए कंपटीशन इजी हो जाएगा और सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को उन साथियों के साथ शेयर करिए जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।